नमस्कार, मैं निखिल आनंदगिरी आप सभी का इस बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। साइबर अपराध के खिलाफ प्रभात खबर का जन आंदोलन। साइबर अपराध एक ऐसी समस्या है जिससे हम सब या तो जूझ रहे हैं या जूझने वाले हैं। ये पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कहना पड़ रहा है कि हम सबके हाथ में आजकल मोबाइल या घर में कंप्यूटर या कोई ना कोई डिजिटल डिवाइस ज़रूर होती है, और जिसके पास भी ये उपकरण मौजूद हैं, संभव है कि वो इस खतरे से आज नहीं तो कल ज़रूर जूझेंगे। ये एक ऐसा दुश्मन है जो अभी अदृश्य है, हमें पता नहीं कि किस तरह से वो हम पर हमला करेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि अलग अलग संस्थान, अलग अलग तरीके के लोग इस मुहिम के साथ खड़े हों और साइबर अपराध के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर इसकी पहचान करें और ये तय करें कि इस दुश्मन से कैसे सामना करना है। इसी मुहिम में आज हमारे बीच ये बहुत ही एक तरह का ऐतिहासिक और बहुत ही सुखद संयोग है कि प्रभात खबर, जो बिहार, झारखंड और बंगाल में बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार है और पिछले कई दशकों से पत्रकारिता में एक स्तंभ के तौर पर है, उसने ये मुहिम छेड़ी है और बिहार में ये हमारे मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय से शुरू हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियों से हमारे सभी अतिथियों का यहाँ पर स्वागत किया जाए। हमारे साथ बिहार पुलिस की साइबर सेल और साइबर एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर जुड़ेंगे। तो एक तरह का, जैसे कि महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, ये एक तरह का संगम है यहाँ पर एजुकेशन, मीडिया और लॉ के या साइबर लॉ एनफोर्समेंट के लोगों का, एजेंसीज़ का। और ये संगम बहुत ज़रूरी इसलिए है, इस संगम में ज़्यादा डुबकी लगाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे हम सब आज नहीं तो कल ज़रूर जूझने वाले हैं। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँ, मैं एक एक करके आपको अपने अतिथियों से परिचय कराता हूं और अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत औपचारिक तरीके से किया जाए। सबसे पहले हमारे मंच पर अजय कुमार जी बैठे हैं, जो प्रभात खबर बिहार के संपादक हैं। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा शील निधि जी से, जो हमारे एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर हैं, कि वो आएँ और अजय कुमार जी का स्वागत शॉल देकर और एक फूलों का गुलदस्ता देकर उनका सम्मानित करें। और हम सब मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय के इस कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत। हमारे साथ मिथिलेश जी यहाँ पर हैं, प्रभात खबर के राजनीतिक संपादक। मैं अपनी साथी मुक्ता मैम, अगर आप यहाँ हैं तो कृपया यहाँ पे आएँ, शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रभारी विभागाध्यक्ष, और हमारे राजनीतिक संपादक मिथिलेश जी प्रभात खबर का स्वागत शॉल देकर और उन्हें सम्मानित करें। और हमारे साथ कर्नल कामेश कुमार जी, जो मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं, जिनकी बदौलत, जिनके कुशल नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हो पा रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एजाज आलम सब यहाँ आएँ और हमारे कुल सचिव कर्नल कामेश कुमार जी का स्वागत और सम्मान करें। अनिकेत। और बिल्कुल सही समय पर हमारे पास साइबर थाने से एसएचओ श्यामनंदन यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अपनी सहयोगी चंदेश्वरी मैम से अनुरोध करूंगा, शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर, कि यहाँ आएँ और श्यामनंदन जी का स्वागत शॉल और फूल देकर उन्हें सम्मानित करें। हमारे बीच अभिनव सौरभ जी हैं, साइबर एक्सपर्ट। हम अपने एनएसएस के साथी फयाजुर रहमान से अनुरोध करेंगे कि वो आएँ और अभिनव सौरभ जी का स्वागत शॉल और फूल देकर करें। हमारे बीच अभी अभी प्रभात खबर के पटना संपादक रंजीत प्रसाद सिंह आए हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और मैं अपने साथी जमशेद आलम, डॉक्टर मोहम्मद जमशेद आलम, फ़ारसी विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष, से अनुरोध करूंगा कि रंजीत जी का स्वागत
शॉल और फूलों का गुलदस्ता देकर करें। हमारे साथ धर्मेंद्र मंडल जी हैं साइबर थाने से, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं अपनी सहयोगी तौकीर साहब से अनुरोध करूंगा उर्दू विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष की वो आएँ और धर्मेंद्र मंडल जी का स्वागत शॉल और फूल देकर करें। सम्मानित अतिथियों से बताना चाहूंगा कि मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक है और यहाँ पर नेशनल सर्विस स्कीम यानी राष्ट्रीय सेवा योजना जो केंद्र सरकार की एक योजना है जो सभी विद्यार्थियों के लिए है, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम हम यहाँ आयोजित कर पा रहे हैं। तो परंपरा रही है कि हम जब भी कोई कार्यक्रम शुरू करें तो एनएसएस का एक लक्ष्य गीत प्रस्तुत करें। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथी एनएसएस के एक छोटा सा लक्ष्य गीत यहाँ पर प्रस्तुत करें। Good afternoon, everyone. I, Rabia Kakasha, and we, the student teachers of ST College of Education and volunteer of NSS. First of all, thank you NSS for giving this opportunity to sing Lakshya song in our Maulana Mazharul Haq Arabi and Persian University. उठे समाज के लिए उठे उठे सजे समाज के लिए जगे जगे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे हम उठे उठेगा जग हमारे संग साथियों हम बड़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों जमीन पे आसमान को उतार दे जमीन पे आसमान को उतार दे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले गांव और शहर की दूरियों को बांटते चले ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे ये जाति धर्म बोलियां बने न चूल राह की बढ़ाए मेल प्रेम की अखंडता की चाह की भावना से ये चमन निखार दे सद्भावना से ये चमन निखार दे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया एनएसएस के साथियों। और अब कार्यक्रम में आते हैं। आप सब यहाँ बहुत दूर से आए हैं और आप सबका यहाँ पे मौजूदगी यहाँ पे हमारा भी उत्साह बढ़ा रही है, आत्मविश्वास बढ़ा रही है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले कार्यक्रम में हमारे जो मेज़बान हैं इस मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल कामेश कुमार यहाँ पर आएँ और स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें ताकि हम सब एक साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकें। जोरदार तालियों से स्वागत करें इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल कामेश कुमार जी का। नमस्कार। मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा इकाई
एवं प्रभात खबर द्वारा आयोजित साइबर अपराध के खिलाफ इस जन आंदोलन के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित हमारे संपादक बिहार अजय कुमार जी प्रभात खबर के, रंजीत प्रसाद सिंह संपादक पटना संस्करण प्रभात खबर, श्री श्याम नंदन यादव जी जो पुलिस अधिकारी हैं और साइबर थाना में अभी अपना योगदान दे रहे हैं, अभिनव सौरभ जी साइबर एक्सपर्ट, और हमारे स्नाकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष, हमारे डीन ह्यूमैनिटीज, आप तमाम छात्र छात्राएं और छात्र छात्राओं के अभिभावकगण, मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और इस बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम सुरक्षा, साइबर सुरक्षा जो कि आजकल की चुनौती बन गई है, उसमें आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के डिजिटल युग में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जिंदगी का हर पहलू इंटरनेट से और तकनीक से जुड़ गया है। साइबर सुरक्षा एक अत्यंत आवश्यक विषय बन चुका है। आज ये प्रोग्राम खास आप अभिभावकों के लिए किया गया है, जो कि आप इस साइबर सुरक्षा की तकनीक को समझें, अपने परिवार, अपने बाल बच्चे जो कि साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं उससे बचें। ये हम लोग तो साइबर सुरक्षा के बारे में जगह जगह पर बताते रहते हैं, लेकिन एक सोसाइटी के लेवल पे आप सभी लोगों का जागना है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अभिनव सौरभ जी जो साइबर एक्सपर्ट हैं, वो आप लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताएंगे और ये समझाने में मदद करेंगे कि इस डिजिटल युग में जीवन को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं। साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे की जानकारी और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मैं प्रभात खबर की इस सराहनीय पहल के लिए आभार व्यक्त करता हूं और तमाम वक्ता लोग आप लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताएंगे, उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और सभी प्रतिभागी जो आए हैं, जिनका नाम मुझसे छूट गया हो, उसको इस महत्वपूर्ण विषय पे जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने समय निकाला, उनका भी धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि ये सत्र आप सभी लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित होगा और हम लोग कुछ न कुछ इस प्रोग्राम से सीख कर जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे हाथ में आज का अखबार है, ये प्रभात खबर है और आप देखिए इसके पहले पन्ने पर पूरा एक पेज प्रभात खबर ने साइबर अपराध के खिलाफ प्रभात खबर का जन आंदोलन, जहां हम सब बैठे हैं। और ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा, बिहार में मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय से हो रही है और आप सब इसके गवाह हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इस पूरे जन आंदोलन की रूपरेखा को और ठीक से समझाने के लिए प्रभात खबर परिवार से प्रभात खबर के राजनीतिक संपादक मिथिलेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ मंच पर आएँ और इस कार्यक्रम की भूमिका से संबंधित संबोधन प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें मिथिलेश जी का। नमस्ते, मैं प्रभात खबर परिवार से मिथिलेश हूँ। सबसे पहले तो मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को के प्रति आभार और उनके रजिस्ट्रार कर्नल कामेश जी के प्रति आभार, जो उन्होंने समय निकाला और ये स्पेस मुहैया कराया। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा अखबार आज प्रभात खबर का, प्रभात खबर साइबर अपराध के खिलाफ एक जन अभियान, एक जन आंदोलन की शुरुआत कर रहा है। आज से सिर्फ पटना से नहीं, प्रभात खबर का जो प्रकाशन होता है वो झारखंड के 4 शहरों से, रांची, धनबाद, देवघर और जमशेदपुर से, और पटना से, पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर से, इसी तरह बंगाल में हम लोग सिलीगुड़ी और कलकत्ता से प्रकाशित होते हैं। तो इन सभी जगहों पे एक साथ साइबर अपराधियों के खिलाफ एक जन अभियान हम लोगों ने शुरुआत की है। तो इसमें
ये एक ऐसा क्राइम है, अभी जैसे पुलिस के अधिकारी वगैरह भी बैठे हैं यहाँ पे, ये लोग बताएंगे कि अब जनरल अपराध से जो देखते हैं हम लोग, जो सामान्य अपराध की घटनाएं होती है उससे कहीं ज़्यादा अब साइबर अपराध की घटनाएं हो रही है। और हम में से परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी उम्र का हो, वो कोई अछूता नहीं रह गया है। बच्चे हों, बड़े हों, मिडिल एज के हों, बुजुर्ग हों, और समाज के सभी तबके, डॉक्टर, इंजीनियर, इवन कि जो पढ़े लिखे लोग, जितने पढ़े लिखे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उसके शिकार हो रहे हैं। तो हम कैसे बचें इससे, इसके उपाय पुलिस के अधिकारी बताएंगे, क्या वो कर रहे हैं, क्या सरकार कर रही है। हम लोग रेगुलर प्रभात खबर इसके खिलाफ एक अभियान चलाएगा, और हम लोग की पूरी टीम यहाँ बैठी है, पूरे हमारे क्राइम रिपोर्टर जो मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी को कवर करते हैं वो सारे रिपोर्टर्स हैं हम लोग। आप लोग की जो भी सूचनाएं होगी, जो भी साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जो खबरें होंगी, जो साइबर थाने से जो एफआईआर दर्ज होता है, जो सरकार के स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं, उस सब की खबरें हम लोग प्रकाशित करते हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन ये अभियान जो है ये कंटिन्यू चलेगा। इसमें आप सबकी सहयोग ज़रूरत होगी कि आप, एक तो हर आदमी इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन से जुड़ा हुआ है, तो वहीं पे स्पेस है, उस पर साइबर के जो स्पेशलिस्ट हैं बताएंगे कि कैसे हमारे फ़ोन में सब कुछ आप सबने ओपन करके रखा हुआ है, जिससे हमारे साइबर जो अपराधी हैं, जो स्टेट में हैं, स्टेट से बाहर हैं, वो कैसे आपको टारगेट में ले लेते हैं। तो किन चीज़ों से हमको बचना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को अपने माता पिता, बच्चों को बताना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है, या ये फला ऐप को बंद करना है, इसके बारे में जानकारी हम लोग भी उपलब्ध कराएंगे और हमारे एक्सपर्ट भी उपलब्ध कराएंगे। तो मैं आप लोगों के ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं साइबर विशेषज्ञ जो हमारे आए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आपको ज़्यादा टिप्स दें। प्रभात खबर आपके साथ खड़ा है इस साइबर अपराध के खिलाफ जन अभियान में, जन आंदोलन में। आप आगे बढ़िए और सतर्क रहिए। आपने देखा होगा कि फ़ोन में भी आप किन्हीं को कॉल करेंगे तो वो एक पहला मैसेज वही आता है। तो ये सिर्फ सुन के हटा देने का नहीं है, इस पर अमल करने का है, सोचने का है। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश सर, आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से बताया यहाँ के लोगों को, जो आम जनता भी है सर, जो आपका अखबार पढ़ती है लगातार। मैं अपने एनएसएस के साथियों से चाहूँगा कि इस भूमिका भाषण के बाद प्रभात खबर अखबार आपके बीच वितरित किया जाए। हमारे पास 100 कॉपियाँ उपलब्ध हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि सब लोगों के आसपास बढ़ जाए। अपने साथियों से अनुरोध करूँगा, हमारे जो एनएसएस के साथी पीछे बैठे हैं, कि वहाँ आएँ और अखबार का वितरण कर दें, ताकि प्रभात खबर आप देखते भी रहें और आगे भी ज़रूर लें। और जैसा कि सर ने बताया कि ये बहुत बड़ी चुनौती है आने वाले समय में, इन्होंने आंकड़े भी दिए हैं। मैं उस आंकड़े को एक बार पढ़ देता हूँ, इसके बाद अपने साइबर एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि 2019 से मार्च 2024 के बीच 38.85 यानी लगभग 39 लाख से अधिक मामले साइबर अपराधों से दर्ज किए गए। 14,600 करोड़ से ज़्यादा की साइबर धोखाधड़ी हुई है। 11,333 करोड़ का नुकसान हुआ 2024 के पहले 9 महीनों में साइबर धोखाधड़ी में। भारत में 1616 करोड़ का नुकसान डिजिटल अरेस्ट की धोखाधड़ी में हुआ। इससे जुड़ी लगभग 65,000 शिकायतें दर्ज हुई। तो ये हमारा एक डेटा है जो बहुत ही सरकारी एजेंसियों से लिया गया डेटा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब अवेयर हों, और दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि हम सब एक साथ मिल जाएंगे तो कोई भी मुसीबत बहुत आराम से काबू में की जा सकती है। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। मैं श्याम नंदन यादव जी से अनुरोध करूंगा, जो रोज़ इस तरह के हज़ारों मामले देखते हैं, एसएचओ साइबर सेल बिहार पुलिस, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और हम सबको इस विषय में और भी मार्गदर्शन दें। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्याम नंदन यादव जी का। थैंक यू सर। यहाँ उपस्थित अजय कुमार, संपादक बिहार प्रभात खबर, रंजित प्रसाद सिंह, संपादक पटना प्रभात खबर, मिथिलेश, राजनीतिक संपादक प्रभात खबर, कर्नल कामेश्वर, कुल सचिव मौलाना मजहरूल हक विश्वविद्यालय, डॉक्टर निखिल आनंद, मंच संचालक, अभिनव सौरभ, साइबर एक्सपर्ट, एवं आप तमाम उपस्थित युवा साथी एवं अभिभावकगण, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
जैसा कि सर ने आप सबको डाटा बताया साइबर फ्रॉड का, इन डाटा को देख के हमें दुष्यंत कुमार की यह पंक्ति याद आती है कि ये सफक शाम हो रही है अब और हर गांव हो रही है अब, जिस तबाही से लोग बचते थे वो सरेआम हो रही है अब। लेकिन हमारे सामने युवा साथी है अधिक संख्या में, तो यह पंक्ति भी महत्वपूर्ण है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम इसे बढ़ने नहीं देंगे। अगर हम सभी इस कारवां का साथी बन जाएंगे, इस कारवां का हम लोग अगर अंग बन जाएंगे। अब हम आपको इस साइबर फ्रॉड का बेसिक बात बताना चाहेंगे। साइबर फ्रॉड मुख्यतः 3 कारण है इसका, जिस कारण से हम समाज के हर तबके के लोग शिकार हो रहे हैं। यहाँ शायद कुछ लोग सोचते होंगे कि हम पढ़े लिखे हैं, हम एमटेक बीटेक, कोई फायदा नहीं है जब तक आप इन 3 चीज को नहीं जानेंगे। वो 3 चीज क्या है? वो 3 चीज मात्र आपका डर, आपका लालच और कुछ बिंदुओं पर आपका जानकारी का अभाव। बस 3 ही पिलर हैं ये। आप इन 3 बिंदुओं को समझ जाएंगे तो साइबर फ्रॉड का दाल नहीं गल सकता है। आज के ज़माने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, गरीब से लेकर अमीर तक हर पीढ़ी के हाथ में मोबाइल जरूर रहता है, और साइबर फ्रॉड जो है आपके मोबाइल के जरिए ही होता है। और उसके साथ क्या है? इंटरनेट यहाँ हाईवे का काम करता है क्रिमिनल को, साइबर अपराधी को आप तक पहुँचने के लिए। मोबाइल आपका समझिए घर हो गया, और नेट क्या हो गया? हाईवे हो गया आपके पास, आपके बैंकों में डाका डालने के लिए। तो यहाँ पर हम आप अपने मोबाइल को सिक्योर रखना है और इंटरनेट का यूज कैसे करना है, इन्हीं बातों को समझना है। शुरुआत में हम सभी कमोवेश यह जानते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए। ओटीपी शेयर करने से हमारा फ्रॉड होता है। लेकिन आजकल साइबर फ्रॉडस्टर जो है इतना चालाक हो गया है कि आपसे ओटीपी मांगता नहीं है। आपको कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, आपका ओटीपी स्वतः शेयर हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके पास बेसिक बात है कि यदि आपके पास कोई व्हाट्सएप कॉल करता है ऑडियो या वीडियो, इसका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो साइबर फ्रॉड हो सकता है। यहाँ पर हमें सतर्क हो जाना है। कभी वीडियो कॉल करके, हम सभी जानते हैं बैंक कभी भी किसी बात को लेकर के फ़ोन नहीं करती है, बिजली विभाग भी फ़ोन नहीं करती है। और आजकल यह आम हो गया है कि हम बिजली विभाग से एसडीओ जेई बोल रहे हैं, या फिर बैंक से बोल रहे हैं आपने लोन लिया है, या आप लोन लेने के लिए अप्लाई किया है, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड जो है अप टू डेट करना है, आपका एटीएम कार्ड अप टू डेट करना है, इसके लिए फ़ोन करता है। तो बेसिक बात क्या है कि बैंक कभी फ़ोन नहीं करती है, या एक कंसेप्ट बना लेना चाहिए कि बैंक कभी फ़ोन नहीं करती है। और ऐसा कोई कॉल आए तो जैसे ही बताए कि मैं बैंक अधिकारी बोल रहा हूँ, बिजली विभाग से बोल रहा हूँ, उसी समय इस बात को समझ जाना है कि ये साइबर फ्रॉड है। आजकल पुलिस बन के भी, आर्मी, पुलिस, कस्टम, ईडी, सीबीआई बन के भी फ़ोन करता है, और उसके व्हाट्सएप में ये डीपी लगा हुआ रहता है वर्दी में। यहाँ भी एक पहचान है कि पुलिस कभी वीडियो या ऑडियो कॉल करके आपको आपके केस के बारे में नहीं बताती है, पुलिस सीधा पहुंचती है उसके घर पर। तो यह भी एक साइन है। दूसरी बात, आर्मी बन के फ़ोन करता है और फिर अपना वो आईडी देता है कि मैं पुलिस वाला हूं और ये मेरा आईडी है। यहाँ भी एक साइन है। जो रियल में पुलिसकर्मी होते हैं वो अपना आईडी नहीं भेजते हैं। तो जैसे अगर कोई परिचय देता है और आईडी भेजता है, तो यहाँ भी आप समझ जाएं
कि ये कोई ना कोई फ्रॉडस्टर है। अब हम आपको कुछ मॉडल्स बताते हैं जिसका आए दिन मामला दर्ज हो रहा है। बिजली विभाग से फ़ोन आता है कि आपका मीटर अपडेट करना है, नहीं तो आज ही आपकी बिजली काट दी जाएगी। इतना ही नहीं, आपका कंज्यूमर नंबर, आपका आपने पिछले बार कब रिचार्ज किया था, ये सारा बताता है, ये सारी बातें बताता है। इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे, ना सिर्फ ये बिजली विभाग की बात नहीं, आपने अगर बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो इस संबंध में भी आपको बताएंगे। क्यों कि आपकी डेटा चोरी होती है, आपकी डेटा सुरक्षित नहीं है आजकल। आपका आधार कार्ड, आपका कंज्यूमर नंबर, आपने पिछले बार कब अपना बिजली रिचार्ज किया था, स्मार्ट मीटर, ये सब उसको पता है। कल आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करके आए हैं, आज आपको फ़ोन आ जाएगा कि कल आपने जो है इतना लोन के लिए अप्लाई किया था तो वो अधूरा है, इसको आप अपडेट कर लीजिए, आपका पूरा हो जाएगा। तो आप तो यकीन कर लेंगे मैं सच में कल बैंक में अप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पर आपको यह आश्वस्त हो जाइए कि वो डेटा आपका सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, और कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों के लिए आपके डेटा जो लीक होती है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। कैसे? आप अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अलाउ करते हैं, ऑडियो, वीडियो, मैसेज, गैलरी, आप वहाँ कुछ नहीं देखते हैं, जो जो मांगता जाता है आप उसे अलाउ करते जाते हैं। इस पर आपको सावधानी बरतनी है। दूसरी बात, शॉर्टकट लोग आजकल खूब अपनाते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारा विज्ञापन भी आते रहता है कि बैंकों का चक्कर नहीं लगाएं, घर बैठे आप लोन लें, मिनट में लोन लें। और वो इस तरह का जितना भी ये विज्ञापन है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, सब जगह आता है। ऐसे इसके चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। इस चक्कर में जो पड़ गए उसका ब्लैकमेलिंग भी होगा और फिनेंशियल फ्रॉड भी होगा। भूल कर भी ऐसे ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, अलाउ नहीं करना है, ना ही उसे फॉलो करना है। आजकल टेक्स्ट मैसेज भेजकर भी फ्रॉड हो रहे हैं। कैसे? फ़ोन करेंगे कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ और तुम्हारे पापा से हमने कुछ 5,000 लिया था या 10,000 लिया था, कुछ बताएंगे और बताएंगे कि आपके पापा ने मुझे आपको देने के लिए बोला है, सो बेटा मैं आपको फ़ोन पे कर दे रहा हूँ। और उसी बीच में एक टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे जो हूबहू बैंक से ट्रांजैक्शन के बाद जो आता है मैसेज उस तरह से लगेगा, और उसमें अगर 5,000 बोले हैं तो 50,000 का टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे। अब फिर तुरंत कॉल करेंगे कि बेटा गलती से एक जीरो ज़्यादा हो गया था, 50,000 चला गया, तो आप 45,000 हमें तुरंत रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा बेटा एडमिट है, मेरी माँ एडमिट है, मेरा भाई एडमिट है, बहुत इमरजेंसी बताएंगे, फ़ोन कट नहीं करेंगे। और चूंकि आप भले मनुष्य हैं, आप ये आपके भलमनसाहत है, आपने चेक भी नहीं करेंगे, उस पर यकीन करेंगे, और 45,000 अगर आपके अकाउंट में है तो आप तुरंत ट्रांसफ़र कर देंगे। और बाद में जब आपका अकाउंट चेक करेंगे तो पता चलेगा कि 45,000 का मेरा फ्रॉड हो गया है। तो इस प्रकार का कोई भी मैसेज आए, पहले आप उस समय कॉल पे रहते हुए तो बिल्कुल चेक नहीं करना है, तुरंत कट करना है। उसके बाद आप अगर सच में कोई भेजा हो तो आप चेक करेंगे। टेक्स्ट मैसेज देखने मात्र से ही तुरंत आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे अपने पैसे। आजकल वीडियो कॉल करके भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। ये लड़कों के साथ भी हो रहा है, लड़कियों के साथ भी, किसी के साथ हो सकता है। लड़के खासकर सोचते हैं कि मैं तो लड़का हूँ, अगर कोई लड़की कॉल कर रही है तो यहाँ उसका इंटरटेन करने लगते हैं कि मुझे क्या दिक्कत है, वो तो लड़की है, मैं तो लड़का हूँ। तो इस भूल भुलैया में नहीं रहें आप। यह जो है आप ब्लैकमेल भी होंगे, फिनेंशियल फ्रॉड भी होगा, और आप सुसाइडल तक भी जा सकते हैं। अननोन वीडियो कॉल आया, आपने रिसीव कर लिया, वो या तो न्यूड रहती है या फिर कोई अश्लील वीडियो चला देता है, और आपके साथ उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया जाता है, और फिर उसी वीडियो से आपको ब्लैकमेलिंग आपका शुरू होता है कि आप इतना रुपया दो, नहीं तो आपके सारे फैमिली मेंबर को सबको भेज दूंगा, वायरल कर दूंगा। इवन
किसी कोई पुलिसकर्मी बन के भी फ़ोन करता है कि तुम्हारे खिलाफ ये मामला दर्ज है, तुम इतना पैसा भेजो, तुम्हारा केस उठा लेंगे, नहीं तो तुम पर अभी तुम्हारी गिरफ्तारी होगी। लोग डर जाते हैं और पैसा तो भेजते ही हैं। साथ ही और यहाँ पर एक सावधानी, अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो हरगिज पैसा नहीं देना है। फ्रॉडस्टर का मात्र एक उद्देश्य होता है पैसा लेना, आपको परेशान नहीं करने का होता है। आपने एक बार पैसा दे दिया तो और पैसे मांगेंगे, और अगर आप इग्नोर कर लिए तो फिर वो कहीं और ट्राई करेगा। 1 2 बार 4 बार आपको ब्लैकमेल कर सकता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर किन्हीं के साथ दुर्भाग्य से ऐसा हो जाए तो पैसा हरगिज नहीं देना है। आर्मी ऑफिसर बनकर भी घरेलू सामान, फर्नीचर सस्ते दाम बेचने के नाम पर भी बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। आपके करीबी, आपके जानकार होने के बाद बताकर कि मैं आपके फलाना का दोस्त बोल रहा हूँ, मेरी बदली यहाँ से जम्मू कश्मीर या कहीं और हो गया है और मेरे पास बहुत सारे फर्नीचर हैं, वो आपको फ़ोटो भी भेज देंगे 5 लाख 7 लाख का, और उसका दाम बहुत कम बताएंगे, 50 लाख में ही। चूँकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है तो मैं इसे 50,000 ही में ही दे रहा हूँ, और फिर पहले से आपसे एडवांस ले लेंगे। यहाँ भी आपका लालच देखिए घर कर गया। हम 5 लाख का सामान 50,000 में क्यों लें? तो यहाँ भी सतर्क रहना है। और यहाँ भी आपको आई कार्ड भेजेंगे आर्मी की, मैं आर्मी से हूँ, ये मेरा आई कार्ड है, ये पहचान है फ्रॉडस्टर का। तो यहाँ भी सचेत रहने की ज़रूरत है। आजकल जो बड़ा अमाउंट का फ्रॉड हो रहा है वो पार्ट टाइम जॉब और ट्रेडिंग, यह ज़बरदस्त कीड़ा। और ख़ास करके यहाँ और एक बात कहना चाहेंगे, आप ये वाली फ्रॉड जो है ये बड़े लोगों के साथ हो रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पुलिस वाले भी हैं, एडवोकेट हैं, बड़े लोगों जिसके पास हैंडसम सैलरी है, जिसका जीवन यापन अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी दिमाग में घुसा हुआ है। यहाँ क्या होता है कि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे विज्ञापन आते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेंगे तो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। और उसमें कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो फ्रॉडस्टर ही होते हैं। वो इस तरह से एकदम मार्वेलस मैसेज छोड़ते हैं, देख के तबीयत खुश हो जाता है कि क्या प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो ओवर कॉन्फिडेंस लोग हैं कि हम जानते हैं कि ग्रो हो गए, 5 पैसे हो गए, जीरोधा हो गए, ये सबने नाम सुना है कि ये जो है सेबी द्वारा रजिस्टर्ड ऐप है। बस यहीं तक थिंकिंग करते हैं। और उसमें करता क्या है, इस विज्ञापन में पहले इस चीज़ का आपको विज्ञापन दिया कि इससे जुड़िए, ये तो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है, आपने नाम सुना और उस पर कुछ मैसेजेस देखे, यकीन कर लिए। उसमें होता क्या है, थोड़ा सा चेंज करता है, जो हूबहू रहता है, जो ओरिजिनल और डुप्लीकेट में आप बहुत फ़र्क नहीं कर पाएंगे। XYZ. बस इतने का अंतर करता है, और वहाँ पे लोग गौर नहीं करते। ट्रेडिंग में क्या होता है कि डीमैट अकाउंट खोला जाता है जो सिंगल होता है, और यहाँ ट्रेडिंग में बार बार अकाउंट चेंज करके पैसे लिए जाते हैं। यह हम व्यवहारिक रूप से जो देख पा रहे हैं इसके आधार पे हम बता रहे हैं। तो यह भी एक पहचान है। अगर आप पढ़ भी गए, जैसे आपको एक से अधिक अकाउंट में पैसे डालने के लिए आपको दूसरा अकाउंट उपलब्ध कराया गया, तो आप यहाँ भी सचेत हो जाइए कि ये फ्रॉडस्टर है। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर भी एक से एक आता है कि आप यहाँ जॉब करें, यहाँ जॉब करें। शुरुआत में आपको पैसे कुछ देते भी हैं। आपने 200 रुपया लगाया तो आपको 50 रुपया का हो गया, आपने 1000 लगाया आपको 1500। पहले तो आपका इनकम, आपका कितना आपके पास कैपिटल है इसका अंदाज़ा लगाता है। आप अगर लाखों की करोड़ों की बात कर रहे हैं तो अगर आप 1 लाख लगाए तो आपको 1.25 लाख रुपया दे देगा। पहले आपके औकात का पता करता है। तो अब 1 लाख की जगह पे आपको 1.25 लाख रुपया दे दिया तो आप तो यकीन करेंगे ही, और फिर आपको IPO खरीदवाएगा, लगाएगा। बहुत धीरे धीरे, चूँकि इतने आपको सपना में ले जाएंगे, तो आप, चूँकि हमारे पास है 1-1 करोड़ का केस है, 80 लाख, 90 लाख। अभी एक हमारे पुलिस विभाग में रनिंग में है 80 लाख का, ये ट्रेडिंग में फ्रॉड हुआ है। इस पिछले माह की कहानी है, 80 लाख। एक CISF के इंस्पेक्टर थे, 45 लाख का फ्रॉड हुआ था। एक इंजीनियर साहब थे, उनका 70 लाख का फ्रॉड हुआ। एक नेवी के ऑफिसर थे, उसका 65 लाख का। तो इसमें कोई गरीब और अनपढ़ लोगों का नहीं हो रहा है। तो यहाँ लालच और जानकारी की अभाव और ओवर कॉन्फिडेंस का कारण है।
तो इस प्रकार का यहाँ मूलभूत ये बातें याद रखिए कि सोशल मीडिया पे कोई भी विज्ञापन आता है उस पर यकीन नहीं करना है। एटीएम कार्ड फंसाकर भी आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। इसका बचाव यही है। इसमें होता क्या है कि फ्रॉडस्टर पहले जाता है एटीएम, जहां आप जो स्लॉट है जहां पे आप कार्ड लगाते हैं वहां या तो फेविक्विक डाल देता है, आपके आने से कुछ देर पहले फेविक्विक डाल देता है, या कुछ और भी अल्टरनेट इसका होगा। आपने कार्ड लगाया, पैसा निकाला और उसके बाद आपका एटीएम फंस जाता है और वो आदमी अगल बगल इंतज़ार कर रहा होता साइड में। और इसका और एक है कि एटीएम के पीछे में एक कॉन्टैक्ट इंजीनियर या कॉन्टैक्ट गार्ड नंबर करके लिख देता है, जो फ्रॉडस्टर का नंबर होता है। लोग परेशान होकर उस नंबर पे कॉल करते हैं और फिर वो गाइड क्या करते हैं कि आप बगल वाले एटीएम में चले जाइए या फलाने चौक पे चले जाइए, वहाँ हमारा आदमी है, वो आपको कॉपरेट करेंगे। आप उधर गए, इसके बाद वो मास्टरमाइंड होता, वो आया, उसको कोई उसके पास रहता है पार्ट, उसको वो रगड़ के उससे निकाल लेते हैं। साथ ही जहां आप पिन डालते हैं वहां माइक्रो कैमरा लगा देता है, उस पर कोई गौर नहीं करता है। और वो आपने जो बार बार पिन डाला, कभी कभी आपसे पिन पूछ भी लेगा, नहीं भी पूछा तब भी वो माइक्रो कैमरा से आपका वो पिन वहाँ वो रिकॉर्ड कर लेता। आप उधर गए, आपका एटीएम भी निकाल लिया, पिन उसको मालूम मिल ही गया और जाके वो ट्रांसफ़र कर लेंगे या शॉपिंग कर लेंगे। तो जब भी कोई मतलब सुनसान या बिना गार्ड वाला एटीएम है, ऐसे एटीएम में पैसे निकालने से बचें। और अगर गए भी तो थोड़ा चेक कर लें कि नीचे कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। आजकल एक और है, खोल के जहाँ से आप पैसे जहाँ से बाहर निकलता है वहाँ एक पट्टी लगा देता है। ये अलग टाइप का है, वहाँ पट्टी लगा दिया, पैसा आप डाले, सब किए, पैसा बाहर भी आ गया और वहाँ जाके फंस गया। और आपको फिर उसी तरह कोई नंबर या कोई मिसगाइड कर देगा, या आप परेशान होके चले जाएंगे, बाद में वो आएगा नीचे से खोल के वो पैसा निकाल के चला जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा मशीन को देख के आप निकाला करें। पहले तो जो बिना गार्ड वाला या सुनसान एटीएम मशीन है, बूथ है, वहां तो उससे बचें। और लगभग 33% गूगल सर्च जो है बड़ा कारण है। हम लोग गूगल को बहुत सिक्योर समझते हैं ना, गूगल में आधे से अधिक जो है फ्रॉड नंबर है, कस्टमर केयर। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि प्यासा कुआं के पास पानी पीने जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता है। आप देखेंगे फोन आएगा, हम कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, क्यों बोलेगा वो? जरूरत आपको है, पीड़ा आपको है, कठिनाई कुछ, आपका पार्सल कोई मिसिंग हो गया है, आपका एटीएम का कोई प्रॉब्लम, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, वो क्यों फोन करेगा आपको? तो यह भी एक पहचान है। जब कुआं प्यासे के पास आने लगे तो आप समझ जाएं कि ये खेला होने वाला है, हम साइबर ठगी के बहुत करीब हैं। तो गूगल सर्च जो है बड़ी सावधानी से करें। जैसे ही आपने गूगल सर्च किया तो आप देखेंगे फ्रॉडस्टर का नंबर सबसे ऊपर ब्लिंक करता है। तो जो कस्टमर केयर नंबर है, बहुत सावधानी से देखभाल के कि कौन सा सही है गलत है। जब कोई भी फ्रॉड हो जाए तो हम लोग 1930 पे कॉल करते हैं। तो ये इसके बारे में आपको सजग होना होगा कि 1930 पे ही कॉल करना है। कहीं कोई ऑकरेंस हो जाती है तो हम लोग 112 पे कॉल करते हैं। तो ये आपको जानना होगा कि SBI का कस्टमर केयर नंबर क्या है, आंख बंद करके नहीं करना है। मीशो का कस्टमर केयर नंबर क्या है, अमेजन का क्या है, आपको जानना होगा। ऑनलाइन लोन के बारे में हमने बता ही दिया कि कभी भी ऑनलाइन लोन के चक्कर में नहीं पड़ना। सस्ते के चक्कर में परेशानी से बचने के लिए आप पूरा परेशान हो जाएंगे, ब्लैकमेलिंग भी होगा और फाइनेंशियल फ्रॉड भी होगा। APK फाइल एक आता है, APK फाइल, वो बहुत सारे आपको लाभ के नाम पे, कोई योजना का लाभ के नाम पे, या फिर SBI APK फाइल, क्रेडिट कार्ड APK फाइल, बहुत तरह के हैं। तो आप सिर्फ .APK फाइल याद रखें। कभी भी कोई अनजान नंबर से, इवन आपके परिचित भी हो सकता है उनका व्हाट्सएप हैक हो गया हो, तो उस नंबर से भी आए तो ऐसे APK फाइल को भूल कर क्लिक ना करें। आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल का एक्सेस उसके पास चला जाएगा, आपका मैसेज, आपका कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगा
और फिर आप ये बताया था आपने कि आपका OTP लेने के लिए आपसे मांगा नहीं जाएगा, बस आपने APK फाइल या कोई लिंक क्लिक किया तो आपका मोबाइल का एक्सेस उसके पास चला जाएगा। लोग OLX पर सामान खरीदने और बेचने का काम करते हैं। मैं एक थाने का एक केस का आपको रेफरेंस बताता हूँ। एक 36,000 का एक बहुत अच्छा मोबाइल था जो 1 लाख का मोबाइल था, उसका प्राइस मात्र 36,000 रखा गया था। देखा तो खरीदने के लिए उसमें था कि पहले इसे रजिस्ट्रेशन कराएं 5,000 के, और 5,000 से रजिस्ट्रेशन कराया और उस 36,000 के मोबाइल को लेने के लिए उन्होंने 10,36,000 पे कर दिया। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना ही नहीं है, हम क्यों ना सीधा जाके हम लें। ऐसे प्लेटफॉर्म पे यकीन नहीं करना, वो आपको ऐसे चकमा में ऐसे घुमाएंगे कि आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। आजकल और एक मॉडल्स बहुत बहुत ट्रेंडिंग है। यदि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, खो जाता है या गुम हो जाता है तो लोग अक्सर क्या करते हैं, सिम बंद कराते हैं। नहीं, अगर आपका वह सिम अगर आपका बैंक अकाउंट से लिंक है तो सबसे पहले यथासंभव आप उस अकाउंट को बंद कराएं। ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं हम कि आए दिन रोज ये मामला आ रहा है। आज आपका मोबाइल खो गया, छीन लिया या चोरी हो गया, कुछ घंटों के बाद ही आपका अकाउंट से सारा पैसा, मोबाइल तो आपका 25,000, 50,000 या 1 लाख का हो सकता है, और अगर आपका अकाउंट में 10 लाख है तो वो भी निकाल लेते हैं, बारी बारी से ही निकालते हैं। तो आपको यह ज्ञान या आपके नॉलेज में होना चाहिए कि अगर मेरे मोबाइल कहीं मिस हुआ है तो पहला काम हमको क्या करना है, अपना अकाउंट को लॉक करना, फ्रीज कराना, बंद कराना है। उसके बाद मोबाइल भी, सिम भी बंद कराना है और तुरंत ले भी लेना है। अच्छा, आजकल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास या और ऐसे कहीं भीड़ भाड़ में आपके छोटे बच्चे, असहाय बच्चे मोबाइल में कोई मोबाइल नंबर, पुर्जा में मोबाइल नंबर लिख के रखते हैं और वो अपने आप को असहाय कि थोड़ा हम भटक गए हैं, खो गए हैं, जरा इसमें बात करा दीजिए। वो क्या होता है, दरअसल वो प्रोडस्टर का नंबर होता है। और लोग, कोई बुजुर्ग लोग, देखिए दया, हर दिल है तो दया तो रहनी ही है। बड़े भोले हैं हम हिंदुस्तानी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसका गलत फायदा उठाता है। ठीक, तो वहाँ पर जो है आप उसको अगर एक तो फ़ोन नहीं दें, देते हैं तो अपने से कॉल करिए। वहाँ पर आपका OTP वो कॉल करेगा और उधर से OTP भेजेगा और उसी दौरान वो टाइम में बता देगा। अगर 10:40 है तो बोलेंगे हम 10:40 से यहाँ हैं, या 12:25 है तो बोल देगा हमको 12:12:25 अगर आया तो बोलेगा 12:25 में हम 12:25 में आप हमको मिलिए, हम यहाँ पर रहेंगे। OTP उसका चला गया और फिर आपका अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं। और बहुत सारे हैं, चूँकि टाइम लिमिट है तो अब कुछ हमारे बाकी एक्सपर्ट लोग सर बताएंगे। आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डिटेल जानकारी के लिए, और बहुत सारे मामले बताए उन्होंने, और ये भी बताया बहुत चौंकाने वाली बात कि पुलिस विभाग में भी बहुत सारे लोग इस फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है सर, और पुलिस वाले शायरी करें तो और भी गंभीर बात है। तो शायरी से शुरुआत की आपने, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही आत्मीय संबोधन था। मैं चाहूँगा कि धर्मेंद्र मंडल जी भी आएँ और संक्षेप में इससे जो चीज़ें बच गई हों, जो सर ने शायद छोड़ी हों, वो भी हम यहाँ पे सुने। और इसके बाद हम चाहेंगे कि आपसे भी कुछ सवाल, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो हम चाहेंगे कि आपके भी अनुभव हम यहाँ पे हम ज़रूर लें, ताकि हमारे साइबर एक्सपर्ट्स उसका जवाब भी दे सकें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हम धर्मेंद्र मंडल जी का कि वो आएँ और बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखें। जय हिंद। थैंक यू फॉर दिस इवेंट, प्रभात खबर एंड मौलाना हक यूनिवर्सिटी। मैं बताऊंगा कि जैसे मोबाइल में कुछ सेटिंग के बारे में बताऊंगा। मान लीजिए कि आपका मोबाइल खो जाता है तो किसी जो उसको रिसीव करता है वो क्या करेगा, सबसे पहले या तो सिम निकालेगा या मोबाइल ऑफ करेगा। ठीक है, तो अगर वो मोबाइल ऑफ ही नहीं हो या अगर सिम निकाले तो सिम यूज ही नहीं कर पाए तो उसके लिए क्या सेफ्टी करना मैं बता रहा हूँ। देखिए मोबाइल में क्या होता है ना, सेटिंग में जाने के बाद एक सिक्योरिटी रहता है, एक प्राइवेसी का ऑप्शन होता है।
सिक्योरिटी में जाके क्या करना है कि पावर, ये एक सेटिंग आ रहता है उसमें, अनलॉक टू पावर ऑफ, ठीक है। उसको अगर आप सेट कर देंगे तो क्या होगा कि वो कोई भी मोबाइल जब या तो फ्लाइट मोड में करने की कोशिश करेगा या ऑफ करेगा तो वो ऑफ ही नहीं होगा। तो क्या होगा कि आपका मोबाइल मतलब हमेशा लाइव रहेगा। दूसरा काम क्या करेगा, या तो वो सिम निकाल के दूसरे मोबाइल में लगाएगा, उसके बाद फिर उससे व्हाट्सअप रजिस्टर करेगा, आपका व्हाट्सअप हैक कर सकता है, क्योंकि सब कुछ OTP का खेला है। फॉरवर्ड करके OTP मंगाएगा, आपका व्हाट्सअप लॉगिन कर सकता है, आपका आधार कार्ड में KYC करके कोई बैंक अकाउंट खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अब क्या कहे, ये सिम को यूज ही नहीं कर पाया, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिम में एक सिम लॉक रहता है। मोबाइल में एक सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में जाके एक सिम लॉक का ऑप्शन आता है। तो सिम लॉक कर देने के बाद क्या होगा कि वो सिम अगर दूसरे मोबाइल में भी हम लोग लगाएंगे तो एक पासवर्ड मांगेगा, और वो पासवर्ड जब तक मिलेगा नहीं तो वो सिम यूज नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद फिर दूसरी क्या है कि अब डेटा का खेल है। अभी के टाइम में क्या होता है कि जिसके पास जितना डेटा है वो उतना मतलब कि कॉस्टली है, या फिर ये कर सकते हैं जैसे जिस कंपनी के पास जितना डेटा है उतना ज़्यादा वो मतलब कि फ्रॉड कर सकता है डेटा, क्योंकि वो सेल करता है। होता क्या है कि उसका मेन जो अथॉरिटी होता है वो तो सेल नहीं करेगा, लेकिन ग्रुप्स में ग्रुप डी स्टाफ होते हैं, चाहिए होते हैं, वो डेटा को सेल करता है। तो उससे बचने के लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे आप लोग ऑनलाइन डिलीवर करते हैं बहुत सारे चीज़, तो क्या होता है ना कि कार्टून पे उसका एड्रेस लिखा हुआ रहता है, आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहता है, तो उसको फाड़ते नहीं है, डायरेक्ट फेंक देते हैं। लोग उसका भी यूज करता है ना, उसको फ्रॉड करने के लिए। और दूसरी क्या होता है कि आपका बैंक अकाउंट का डिटेल, ठीक है, आप कहीं मॉल जाते हैं या फिर और भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पेमेंट करते हैं, तो वो क्या होता है कि ऊपर कैमरा भी लगा होता है, ठीक है। तो उसमें कभी भी आप कहीं पे पासवर्ड यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे कि एक बार मतलब वो उसको ढक के करेंगे, क्योंकि होता है क्या, ATM के पीछे आपका ATM कार्ड नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका CVV लिखा हुआ रहता है, तो वो क्या करता है वहाँ से कैच करके, वो हो सकता है कि जो CCTV फुटेज जिसके कंट्रोल में हो वो आपका डेटा सेल कर सकता है वहाँ से। क्योंकि अगर आपका ATM कार्ड कहीं किसी को मिल गया, मोबाइल नंबर तो आप वहाँ पे रजिस्टर कराया ही है कि आप एक मोबाइल नंबर दीजिए, अपना नाम बताइए, जो कि रजिस्टर करता है कहीं मॉल में या फिर कोई दुकान में या जहाँ पे भी जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, ATM कार्ड नंबर उसको मिल गया, आपका नाम मिल गया, आपका मोबाइल नंबर मिल गया, बस उसको एक OTP का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपका पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वो OTP लेने के लिए क्या करेगा, फिर आपको कॉल करेगा, उसके पास तो आपका सारा डिटेल है ही, कॉल करके बोलेगा कि आप ये हैं, आप यहाँ पे मतलब कि ख़रीदारी कुछ किए थे, तो उसके लिए रिगार्डिंग क्या है कि आपके मतलब कि इसमें कुछ बेनिफिट बताएगा, या फिर कुछ भी मतलब सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके कुछ भी आपका ट्रस्ट जीतेगा। ट्रस्ट जीतने के बाद बोलेगा कि मैडम आप उसके लिए क्या करना होगा, आपके रेटिंग देना होगा, या फिर मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर एक सिंपल ये फॉर्म खुलेगा, उसको भर दीजिएगा तो आपको ये एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर आपको प्राइज ऐड हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या करेगा, वो रैट या ट्रोजन मतलब रिमोट एक्सेस फाइल भेजता है वो, जो कि रैट होता है या फिर ट्रोजन वायरस होता है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि आपका SMS एक्सेस सिर्फ वो लेता है, और ऑलरेडी पहले से वो सब कुछ फिल करके आपका ATM कार्ड डिटेल आपका वो सब फिल करके रखता है। बस वो क्या करता है कि जैसे आप कॉल रिसीव किए वो उस पर क्लिक किए, OTP जाएगा, वो फॉरवर्ड हो जाएगा SMS, तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरी बात होता है क्या कि जितना भी सोशल मीडिया है, या फिर आप Gmail यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं, जो भी सोशल मीडिया ये है, तो सभी पे क्या होता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। बाय चांस अगर आप कोई सेटिंग नहीं करते हो, या आप कहीं पे बाय OTP के थ्रू आप जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं, कहीं बस स्टैंड पे रहते हैं, कहीं दुकान पे रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर वहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा तो मोबाइल नंबर आप दिए, उसके बाद क्या करेगा, व्हाट्सएप रजिस्टर करने की कोशिश करेगा। व्हाट्सएप जैसे ही रजिस्टर करिएगा तो आपके पास एक मैसेज रिसीव होगा, बगल वाला अगर देखे तो बगल में खड़ा होकर आपका देखता रहेगा कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो, क्योंकि किसी के पास अगर मैसेज आता है तो एक बार जरूर हम लोग मोबाइल को देखते हैं। तो क्या होगा कि OTP जैसे ही आएगा, आपका मैसेज देखेगा, वहाँ OTP डालेगा, आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका होगा। फिर आप लेकिन 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर लगाए होंगे तो क्या होगा कि वो पासवर्ड मांगेगा रजिस्टर करने के पहले, तो वो पासवर्ड उसे पता नहीं होगा, जो कि व्हाट्सएप आपका बस सेफ हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐप आप इंस्टॉल करते हैं अननोन सोर्स से, जैसे कि आपका प्ले स्टोर छोड़ के अननोन सोर्स होगा, जैसे कि क्रोम से डाउनलोड करते हैं या कहीं भी अगर उसको डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि एक्सेस मांगता है, ठीक है, जैसे कि उस फोटो एक्सेस मांगेगा, फाइल मीडिया एक्सेस मांगेगा, कॉन्टैक्ट एक्सेस मांगेगा, कैमरा एक्सेस मांगेगा। तो याद रखिएगा, जिस ऐप का जो काम है आपको सिर्फ उसी का एक्सेस देना है, सभी का एक्सेस नहीं देना है, क्योंकि वो क्या होता है ना कि बैकग्राउंड में वो चलता रहता है, क्योंकि नेट तो आपका 24 आवर ऑन रहता है, तो बैकग्राउंड में आपका एक्सेस लेता रहेगा। कभी गौर किए आप
कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या फिर कुछ मतलब बात करते हैं तो उसी के रिगार्डिंग आपके वहाँ पे एडवर्टाइज देगा, उसी के रिगार्डिंग एडवर्टाइज देगा। वो इसका मतलब क्या होता है ना कि आपको वो ट्रैक कर रहा है, आपके या तो वॉइस को कंट्रोल कर रहा है या फिर आपको जो सर्च कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर रहा है। तो यहीं से डेटा मतलब कि लीक होता है, इससे बचना है। इससे उसके अलावे आप कहीं जाते ऑफिस में या फिर कहीं अननोन सोर्स पे जैसे दूसरे का सिस्टम यूज करना हो, तो दूसरे का सिस्टम यूज करने में है ना, वहाँ पे पासवर्ड में कभी भी सीन पे क्लिक नहीं करिएगा। जो आई का ऑप्शन रहता है वो डॉट डॉट फॉर्म में ही रहने दीजिएगा। होता क्या है ना कि की लॉगर बहुत सारा डाल के रखा हुआ होता है, कहीं जाते हैं तो की लॉगर क्या करता है कि आप जो पासवर्ड डालते हैं अगर वो सीन कर दिए तो सारा सेव होता जाता है। ठीक है, तो इससे बचना है। कभी मतलब कि आई वाला पे नहीं करना है कि मैंने क्या क्या पासवर्ड में डाला है, डॉट डॉट फॉर्म में ही रहने दें। या फिर और बहुत सारा ऐप होता है जैसे वायर शार्क है, इस तरह का होता है क्या कि वो पासवर्ड को मतलब कि वो देख सकता है कहीं से भी बैठ के, वो ट्रेस करता है। तो करना क्या है कि इससे बचना है वो उससे। और दूसरी बात क्या है कि कहीं पे भी जाते तो इग्निटो मोड में खोलना है, जैसे क्रोम यूज करते चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपका पासवर्ड कुकीज मतलब सेव नहीं होता है। ठीक है, आपका पासवर्ड चाहिए कुछ सेव नहीं होता है, तो इग्निटो मोड में कुछ भी अगर सर्च करने से उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका डेटा लीक नहीं होगा। और इसके अलावा जैसे फ़ोन पे यूज करते हैं, ठीक है, या ढेर सारा मतलब कि वो वैलेट आता है, तो उसमें करना क्या है, आपको एक लिमिट एक्सेस सेट कर देना है। जैसे कि अकाउंट में क्या होता है कि आप 2 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 5 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है ना कि लिमिट एक्सेस कर देना है। लिमिट एक्सेस कर देने से क्या होगा कि अगर आपका 5000 का लिमिट अगर उसको दे देंगे तो एक बार में वो 5000 ही निकाल पाएगा। बाकी अगर फिर निकालना चाहेगा तो बैंक एक बार आपको कॉल ज़रूर करेगी। ठीक है, तो वो लिमिट सेट कर देना है ऐप में जाके। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे मतलब फैक्ट हैं, ये मेन फैक्ट थे। ठीक है, इसकी और कभी फिर मौका मिलेगा तो बात होगी। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पुलिस वाले हैं, डर लगता है कि कैसे समय को कैसे कम कहा जाए कि कम समय है। आपने बहुत अच्छा बोला सर, और चूँकि कई सारी जानकारियाँ देने को हैं तो इसीलिए मैं डर के बोल रहा था कि आपका समय थोड़ा सा, चूँकि हमारे पास जनता बहुत लिमिटेड समय तक है। साइबर क्राइम कंट्रोल बिहार एक यूट्यूब चैनल है जो बिहार पुलिस का है। हम चाहेंगे कि आप ज़रूर उस चैनल को एक्सेस करें, जहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारियाँ, और श्याम जी और मंडल जी वहाँ लगातार आपको वहाँ पे और भी जो जानकारियाँ दे रहे थे वहाँ पे डिटेल में आपको मिलेंगी। इसके पहले कि हम अपने साइबर एक्सपर्ट को बुलाएं, माइक हमारे साथी आपके बीच लेकर गए हैं। आप चाहें तो हाथ उठाकर अपने कोई बहुत ही शॉर्ट में, अगर 1 मिनट में अपना नाम बताएं और कोई जानकारी आपको लगती है कि साइबर फ्रॉड से जुड़ा आपके पास है या देना कोई समस्या है तो प्लीज़ पूछें। इंटरनेशनल कॉल हमेशा आते रहता है। ठीक है, ठीक है, इसके लिए मैं क्या उपाय कर सकता हूँ? ठीक है सर ने नोट कर लिया अभिनव जी ने। इंटरनेशनल कॉल हमेशा आते रहते हैं तो क्या कर सकते हैं? और भी एक आध सवाल कोई हो तो ले लेते हैं एक साथ। हाँ, माइक यहाँ पे जी। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सरवर आलम है। मैं साइबर एक्सपर्ट टीम से ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग बिटकॉइन के बारे में इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है? ठीक है, थैंक यू जी। दाईं तरफ। हेलो सर, आज यहाँ पे आते हुए अपना नाम बता दीजिए, एक बार नाम बता दीजिए। हंसराज। हंसराज जी। आज यहाँ पे आते हुए मेरा मोबाइल चोरी हो गया स्टेशन पे। ठीक है, ठीक है। और कोई एक और सवाल, कोई महिला अगर हो या जी, कोई महिला अगर पूछना चाहें तो थोड़ा सा भागीदारी बराबर की लगे, जन आंदोलन है। हाँ हेलो सर, पूछिए। ये मोबाइल तो मैं हमेशा यूज करता हूँ और इसका डेटा जो हमारे मोबाइल से जाता है, बहुत सारी कंपनी हमारी डेटा को बिना परमिशन के वो हैंडल करती है और ऐसे ऐसे आदमी लोग के पास डेटा हमारा जा रहा है। उस पर सरकार या पुलिस विभाग क्या करती है? अगर हमारा डेटा लीक करता है, हम तो ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हमारा डेटा हम आज किए, कल हमारा डेटा यहाँ से चला गया, तो उसके लिए सरकार उस पर क्या लगाती है रोक? एक श्याम जी, एक आखिरी सवाल जी, पूछिए। आप सामने हैं, पूछिए, ऐसे ही पूछिए ना। एक माइक यहाँ दे दो सामने, दीपशिका सामने दे दो। हेलो, मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर हमसे आधार कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं,
मैं तो विश्वास के साथ दे देता हूं, लेकिन होता क्या है कि वो हमारे साथ साइबर क्राइम होता है। इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि हर पल हर जगह तो आप आधार हमसे मांगते हैं, पैन मांगते हैं, केवाईसी के नाम पर, या बहुत ऐसे जगह है जो हर पल आप हमसे आधार कार्ड मांगते हैं। जी, इसका निदान क्या है? जी, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि हम जोरदार तालियों से यहाँ अभिनव जी को बुलाएं। ऑलरेडी बहुत सारे बाउंसर्स उनको मिल गए हैं, अब वो सामना करेंगे आपका। आइए, और आपकी और इनके बीच में अपनी दूरी हटाता हूँ। आइए। सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर का और आपके यूनिवर्सिटी के कुल सचिव जी का धन्यवाद करूंगा कि इस तरह के एक साइबर अपराध के लिए इस तरह का इनिशिएटिव लिया है जहां पे आप लोगों को जागरूक किया जा सके। तो देखिए, मैं आप लोगों के एक एक करके प्रश्न पे आता हूं। जो सबसे पहला प्रश्न था इंटरनेशनल कॉल। आपके मोबाइल फ़ोन में सर्विस प्रोवाइडर एक ऑप्शन देता है डू नॉट सर्विस का। अगर आप DND एक्टिवेट कर देते हो तो आपको इस तरह के कॉल्स या इस तरह की चीज़ें नहीं आएगी। सिंपली आपको कस्टमर केयर के 198 नंबर पे कॉल करना है और DND एक्टिवेट करना है। तो जो आपको बैंक से आते हैं टेली मार्केट्स के कॉल या इस तरह के जो नंबर्स हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड नहीं है या नॉन है, ठीक है, जिससे लोग किसी भी तरह के कस्टमर या यूजर्स को परेशानी हो रही है, तो आप 198 पे DND एक्टिवेट कर सकते हो। और ये सारे जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, आप BSNL यूज़ कर रहे हो, वोडा यूज़ कर रहे हो, एयरटेल यूज़ कर रहे हो, जियो यूज़ कर रहे हो, तो वो इस तरह की जितनी भी सर्विसेज उसको बंद कर देगा। ठीक है। दूसरी चीज़, किसी ने पूछा था बिटकॉइंस के बारे में कि भाई बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हमारे यहाँ जो बैंकिंग सिस्टम है ये मॉनिटर्ड होता है, यानी कि इसको RBI एक रेगुलेटरी बॉडी है जो मॉनिटर करती है, बट बिटकॉइन को कोई मॉनिटर नहीं करता है। तो बिटकॉइन के नाम पे अगर आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल एड्रेस होता है। अगर आप टेक्निकली साउंड, यानी कि अगर आप टेक्निकली स्किल्ड नहीं है और आप अगर इस तरह की किसी भी चीज़ में पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि आपकी जो जमा पूंजी है वो आपके साथ में आप ठगी का शिकार हो जाओ, वो पैसे आपके चले जाए। तो अगर आप इस तरह के, आप सिर्फ एक बिटकॉइन जानते हो, जो आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जिसको कहते हैं, बट आज की डेट में दुनिया में लाखों ऐसे क्रिप्टो करेंसी हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वो वर्चुअल करेंसी है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी तरह का कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेज कर रहे हो तो आप उसको उस प्लेटफॉर्म से परचेज करो जो प्लेटफॉर्म अप्रूव्ड है, ये जेन्युइन है। अगर आपने किसी गलत जगह से परचेज किया तो आपके पैसे जा सकते हैं, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, आप लोगों को ये जान के आश्चर्य लगेगा, जो जितने भी साइबर अपराधी हैं इसमें से 99% अपराधी 10वीं फेल है। 10वीं फेल है 99% अपराधी। अगर मैं ये कहूं कि मैं यहाँ पर बैठे 90% लोगों का मोबाइल हैक कर सकता हूँ, आपके जो डिटेल्स है वो निकाल सकता हूँ, अगर आप लोगों ने किसी भी तरह का इंटरनेट का यूज़ या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है तो मैं आपसे रिलेटेड आपके पूरे खानदान की जानकारी निकाल के आपको दे सकता हूँ, अगर वो लोग भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे तो। बट अगर एक 10वीं पास आप लोगों के साथ चीट कर ले रहा है तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। अब जानकारी का अभाव कैसे है? आज जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे मुझे लगता है सबके पास 1 या 2 स्मार्टफोन होगा, सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होंगे। आप क्या करते हो, उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो और एक होड़ लगी होती है कि किसके सबसे ज़्यादा फ्रेंड लिस्ट है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। करना क्या, रील बनाना है, वीडियो बनाना है, शेयर करना है। आप अपनी निजी जानकारियाँ उन अननोन लोगों से, स्ट्रेंजर से शेयर करते हो जिनको आप जानते ही नहीं हो, जिनका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। अब आपको कौन सी खुशी मिलती है फोटो शेयर करके, या फिर आप कहीं किसी तीर्थ पे गए, पूजा करने गए, या कहीं घूमने गए, कहीं भी आप जा रहे हो। आज ये बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि लोग अपनी जानकारी सोशल मीडिया के ऊपर साझा कर देते हैं। और साझा किससे कर रहे हैं? तो एक अननोन, जो स्ट्रेंजर आपके लिए, जिसको आप नहीं जानते, वो आपकी इंफॉर्मेशन का कैसे इस्तेमाल करेगा। अब आप देखो कि आपने अपनी एक फ़ोटो खींची, आपने सोशल मीडिया पे डाला, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे उसी वीडियो, आपके फ़ोटो से आपका एक मॉर्फ इमेज बनाने में, एक पूरी की पूरी इंटायर वीडियो बना के मैं जैसे चाहूँ वैसे आपको ब्लैकमेल कर सकता हूँ।
आज की डेट में टेक्नोलॉजी ऐसी है, तो आप सबसे पहला काम क्या करो, आप जो भी इस तरह के लोग हैं उनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रिमूव करो, क्योंकि अगर आपने अकाउंट को लॉक भी कर दिया है तो भी उनके पास आपकी सारी जानकारी है, वो आपके फ्रेंड लिस्ट को देख सकते हैं, आपके ऊपर क्या कमेंट है, क्या पोस्ट है, वो तो पब्लिक अवेलेबल डेटा है, वो तो देख सकते हैं। बट जो आपकी निजी जानकारियां हैं वो उसको देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसमें से किसी ने पूछा था कि हमारा डेटा बिना हमारे कंसेंट के दूसरी कंपनियां यूज़ कर रही हैं, या देखो, आपने जिस समय एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया, आपने उसी समय उस कंपनी को अपना कंसेंट दे दिया कि आप हमारा डेटा ले लो। आप सभी लोग ट्रू कॉलर यूज़ करते हो, आप जितने लोग यहाँ बैठो जो भी ट्रू कॉलर यूज़ करते हो, मैं उनके एक एक नंबर निकाल के दिखा सकता हूँ कि ये नंबर आपने किस नाम से किस व्यक्ति का क्या सेव किया है, मेरे पास वो सारा डेटा एक्सेस है। आप जितने लोग ट्रू कॉलर यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ट्रू कॉलर का डेटा लीक हो गया, डार्कनेट में डेटा पड़ा हुआ है, आप भी जाओगे डाउनलोड करोगे मिल जाएगा। मेरा नंबर इन्होंने किस नाम से सेव किया है, सर ने किस नाम से सेव किया, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे काम की है या नहीं है, वो हमसे क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है, इन चीज़ों को हम देखते ही नहीं। आप लोग क्रिकेट मैच का स्कोर देखने के लिए क्रिकवज यूज़ करते हो, क्रिकवज भी आपका डेटा शेयर करता है फेसबुक के साथ, जबकि क्रिकवज एक क्रिकेट का इन्फॉर्मेशन देने का प्लेटफॉर्म है, उसमें सिर्फ आप न्यूज़ पढ़ते हो। बट आपके मोबाइल के अंदर आपने जैसे ही उस एप्लीकेशन को खोला, आपने उस एप्लीकेशन को कितनी बार खोला, अब ये डेटा किसको शेयर किया, फेसबुक को। फेसबुक क्या करेगा, आपके जो फेसबुक का जैसे ही आप ओपन करोगे वो आपको क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ों को ऐड देने लगेगा, वो बैट का ऐड देगा, वो आपको बॉल का ऐड देगा। तो आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन अपने फ़ायदे के लिए मैच का स्कोर देखने के लिए मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया, और उसी कंपनी ने आपका डेटा आपसे ही इंस्टॉलेशन के टाइम कंसेंट लिया और शेयर कर दिया फेसबुक के साथ, आपका डेटा चला गया। तो इसी तरीके से आप जितने भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हो, वो सारे का सारा आपका डेटा एक दूसरे कंपनी को शेयर कर रहा है, क्योंकि वो उनके कंसेंट में लिखा हुआ, जो प्राइवेसी का वो एक लीगल देते हैं डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पे ये लिखा रहता है, तो वहाँ पे वो आपने खुद ओके कर दिया कि हाँ जी आप शेयर कर सकते हो, वो शेयर कर रहे हैं। तो फ्री की सर्विस आप जहाँ भी ले रहे हो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको रहेगी। दूसरी चीज़, आप जितने भी मॉल में विजिट करते हो, वो बिलिंग के लिए आपसे क्या कहता है, सर मोबाइल नंबर शेयर करो, ईमेल एड्रेस शेयर करो, तो नाम बताओ, आप अपने सारी जानकारी दे दी। अब आप ऐसा मान लो कि मैं किसी मॉल में काम करता था, ठीक है, टेक्निकली मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, मुझे फ्रॉड कैसे करना है। आप आए, मैंने देखा साहब आप 25,000 का सामान खरीद के गए, क्रेडिट कार्ड से पे किया, क्रेडिट कार्ड प्लेटिनम था, यानी कि इसका 5 लाख का लिमिट है, इतना मेरे लिए, और बाकी जानकारी आपने ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपनी जानकारी दे दी। क्रेडिट कार्ड का मैं किसी तरीके से, क्योंकि वो मेरे हाथ में, मैंने फ़ोटो ले लिया, CVV नंबर रख लिया, कर दूंगा ट्रांजैक्शन, किसी भी इंटरनेशनल साइट पर जाके कर सकता हूँ, मैं फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकता हूँ, कुछ भी कर, बिना पिन के, बिना OTP के। तो आप अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे करके जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को आप हाइड कर सको। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर है, उसको आप हाइड कर लो, तो कोई भी कुछ कर ले वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। आपके जो डेबिट कार्ड है उसका CVV नंबर आप हाइड करो, 3 डिजिट का होता है, याद कर लो, 4447444463, इसी टाइप से होता है, वो आप याद कर सकते हो। उसके बाद गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमन पासवर्ड रखते हैं। हम जहाँ भी हमारा, चाहे वो जीमेल का अकाउंट हो, फेसबुक का अकाउंट हो, या फिर इवन बैंकिंग, अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, या मोबाइल फ़ोन का जो पासवर्ड है, वो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रखते हैं। कि अगर एक डेटा आपका लीक हुआ, सपोज मान लेते हैं कि आज की डेट में गूगल का डेटा ब्रीच हो गया, लीक हो गया, तो आपके सारे अकाउंट के पासवर्ड मुझे पता चल गए, और अगर मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी फ़ोटो मिल जाए, आपसे रिलेटेड चीज़ों को ढूंढने के लिए इंटरनेट पे, आपका मोबाइल नंबर मिल जाए, आपका ईमेल एड्रेस मिल जाए, आपके घर का एड्रेस मिल जाए, इवन जो आप लोगों ने कोविड का वैक्सीन लिया है वो भी अगर मुझे पता हो तो भी मैं डिटेल्स निकाल सकता हूँ आपकी, क्योंकि ICMR का भी डेटा लीक हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना हो कि जो इन्फॉर्मेशन आप साझा कर रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, या किसी एप्लीकेशन में, या मॉल्स में, जहाँ भी आप जा रहे हो, वो कितना ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हो। मैं आपके लिए अननोन हूँ, बट अगर इन लोगों ने बुलाया तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई इनको डेटा दिया जा सकता है कि अगर किसी तरह का कुछ हुआ है जानकारी के लिए। बट यहीं पे अगर ये लोग ना हो तो क्या आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे? जब आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करो तो आप मॉल में कैसे ट्रस्ट करके अपना डेटा दे रहे हैं? आप बिलिंग के समय क्यों नंबर देते? नहीं दे। आप उनको ईमेल एड्रेस ना प्रोवाइड करें तो भी वो बिल करेंगे। कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, नाम ये बताना जरूरी है।
आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्या कहते हैं स्टोर पे, केमिस्ट बॉक्स में जाओ, वो भी आपसे डिटेल लेंगे कि मोबाइल नंबर, ये चीज़ें डिटेल्स दें। वो वैसे भी आपको डिस्काउंट देंगे। आप नहीं भी करो, सिंपली बिल बनाओ, डॉक्टर का नाम लिखा हुआ बना दो, वो बना देंगे। तो जहां आप अपनी निजी जानकारियां या जो भी आपकी निजी इंफॉर्मेशन वो आप शेयर कर रहे हो, तो वहीं आपने साइबर अपराध का निमंत्रण अपने साथ दे दिया है। अब वो आज होगा, कल होगा, यह निर्भर करता है कि आपका डेटा जिसके हाथों में वो कब तक सुरक्षित है। तो इसीलिए आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी आपको अपनी निजी जानकारियां साझा नहीं करनी है। और अगर किन्हीं के साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो एक नंबर याद कर ले, 1930। आधे घंटे के अंदर अगर आप कॉल करते हो तो इन लोगों की क्षमता, ये लोग आपके पैसे ब्लॉक कर सकते हैं, इनके पास पूरा एक्सेस है। लेकिन जो विंडो है वो आधे घंटे का है। किसी के साथ अगर साइबर फ्रॉड होता है तो आपको 1930 पे कॉल करके सारी जानकारी उपलब्ध करानी है, ताकि ये लोग उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर देंगे। यूपीआई के थ्रू हुआ तो भी ये ब्लॉक कर सकते हैं, बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हुआ तो भी ये ब्लॉक कर सकते हैं। और कुछ बेसिक जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, हम लोग सभी लोग जहां भी मॉल में जाते हैं, आजकल यूपीआई पेमेंट है, क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड स्कैन किया, आपने पेमेंट किया। आज तक मुझे एक बता दो जहां क्यूआर कोड यूज किया हो आपने पेमेंट लेने के लिए। तो क्यूआर कोड हमेशा पेमेंट देने के लिए बना है। तो अगर आपको कोई क्यूआर कोड भेजता है कि सर आपके ये पैसे गलती से आ गए थे, या आप इसको स्कैन कर लो, आपको इतने पैसे मिलेंगे इस स्कीम के थ्रू, तो उसी समय आप शिकार हो गए। क्योंकि ये तो बहुत कॉमन बेसिक फंडा है कि अगर मैंने किसी का क्यूआर कोड स्कैन किया तो मेरे पैसे जाएंगे, आ ही नहीं सकते। तो बेसिक जानकारियों की अभाव है। आप अपने बच्चों को मोबाइल खेलने दे देते हो, एप्लीकेशंस जो वो मोबाइल में, क्योंकि बच्चे रोए नहीं, परेशान नहीं करे, आप उनको मोबाइल फ़ोन दे दिया। अब आपका बैंकिंग अकाउंट उसी मोबाइल में लिंक्ड है, बच्चा गेम खेलता गया, क्योंकि वो ऑलरेडी इस तरीके से डिज़ाइन है। और आपके फ़ोन के अंदर सिर्फ यस यस दबाना है, ओटीपी भी वो ऑटो रीड करेगा, ट्रांजैक्शन हो गया, तो उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है। अब आप क्या करते हो, आप एटीएम जाते हो, आप एटीएम से पैसे निकालते हो, जैसा सर ने बताया कि भाई इस तरीके से स्कैमर आपका पिन, हर बैंक में ये प्रोविज़न है कि आप अपने एटीएम को लॉक कर सकते हो। आपने ट्रांजैक्शन किया और नेट बैंकिंग खोलो, चाहे लॉगिन करके आप उसको लॉक कर दो। तो अगर किसी ने बना भी लिया है उसका कॉपी, क्लोन कर भी लिया, तो भी वो आपके पैसे नहीं निकाल सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जानकारियां नहीं है जिसकी वजह से ये फ्रॉड होता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जब तक आपकी जानकारी होगी नहीं तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता। जानकारी कहाँ से आ रही है? तो जानकारी इसी तरह के जगह से आ रही है। आप लोगों ने एक बड़ा मामला सुना होगा डिजिटल अरेस्ट का, कि डिजिटल अरेस्ट एक आजकल एक ऐसा मामला है जो बहुत प्रचलन में है। अब उसमें देखो, आप पढ़े लिखे लोग भी शिकार हो रहे हैं। किसी का 45 करोड़, किसी का 50 करोड़, किसी के 2 करोड़, किसी के 70 लाख, जिसकी जैसी हैसियत वैसे गंगा में पैसा बहा रहे हैं। अब वो शिकार क्यों हो रहे हैं? पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब आप कह सकते हो कि दे आर वेरी क्लासिफाइड इंडिविजुअल्स, ठीक है। वैसे लोग शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सबके मन में ये छवि बैठी हुई है कि भाई पुलिस ने फोन किया तो पुलिस को कैसे भी करके मैटर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, नहीं होता था, फिजिकल क्राइम के टाइम वो जमाना अलग है, बट आज की डेट में ऑन ए क्लिक ऑफ बटन आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। यहाँ बैठे बैठे मैं अपने मोबाइल से जिसके साथ चाहूँ उसके साथ फ्रॉड कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे उसकी कुछ जानकारियाँ चाहिए अपने बातों में लेने के लिए, फ्रॉड हो जाएगा। ठीक वैसे डिजिटल अरेस्ट में क्या है, आपने सारी जानकारी तो इंटरनेट पे पहले ही साझा कर रखी है। आपके कितने बच्चे हैं, बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ घूम रहा है, आप बच्चे के कौन से कॉलेज में गए थे, कौन कॉलेज के गेट का फोटो डाल दिया। तो जब आपने ये सारी जानकारी दे दी, आपके अब क्या करेगा, वो आपके बच्चे के अकाउंट में गया, उसकी क्या एक्टिविटी, अब उसे पता है कि भाई ये 4 से 5 एक्टिव नहीं होता है सोशल मीडिया पर, इसका मतलब इसके क्लासेज होंगे या तो स्पोर्ट्स वगैरह में बिजी है। अब वो आपको उस टाइम कॉल करेगा कि आपका बच्चा फलाने केस में गया है, आपके बच्चे का आधार फलाना ड्रग्स भेजने के लिए हुआ है। एज ए गार्जियन आपको, क्योंकि बच्चा तो आपका दूर है आपसे, आपके पास है नहीं, आप उसके शिकार में आ गए, क्योंकि वो टाइम पीरियड गैप है और उस बीच में वो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं कि आपके पास इतना भी समय नहीं होता कि आप अपने बच्चे को फ़ोन लगा के पूछ सको, जिसको हम लोग डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। कि वो आपको आपके ही घर में एक कमरे में बंद कर देते हैं, किसी को 48 आवर्स, किसी को 72 आवर्स, किसी को 96 आवर, इस तरीके से, और जितना पैसा वो आपसे निकाल सकते हैं निकाल दें। बट इन सब के लिए जो लोगों को वो शिकार करते हैं उसके लिए वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, यानी कि आपने जो अपनी जानकारियां इंटरनेट के ऊपर साझा कर रखी है, उन्हीं जानकारियों की बदौलत ये इस तरह के फ्रॉड आपके साथ हो रहे हैं।
तो आपको यही 2-4 चीज़ें जो है बेसिक जानकारियां वो ध्यान में रखनी है, तो आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हो। देखिए OTP नहीं शेयर करना वो अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं करें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो आप वेरीफाई करें, ठीक है। इस तरह के जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं आप लोगों के साथ, इसके पीछे कोई हमारे तरह का एक्सपर्ट नहीं है, ये सारे के सारे 10वीं 12वीं फेल ही हैं। अब ये करते कैसे, बड़ा कॉमन है। एक सर आपने प्रश्न पूछा था, एक बार रिपीट करेंगे सर? जी सर, देखिए अब आपके पास क्या ऑप्शन है सर, सरकार ने आपको मास्क आधार कार्ड दिया है, तो आप मास्क शेयर करें। आप कहीं होटल में चेक इन कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी तरीके का है, तो आपके मास्क आधार कार्ड से भी आपका KYC बाकी चीज़ें हो सकती है। उसके लिए अनमास्क आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मास्क मतलब बाकी के आपके 12 में से 8 डिजिट ढके रहेंगे, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट वो दिखेंगे, ठीक है। तो वैसे आप उस तरीके से कहीं भी होटल में भी आप अगर चेक इन कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं पास्ट में जहाँ पे कि होटल में दिया था और उससे नाम पे सिम कार्ड खरीद लिया, फ्रॉड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप बच सकते हो। हर चीज़ के ऑप्शन है, सिर्फ आपको उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, ढूंढना है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से जब लोगों से डिस्कस करते हैं प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों को एक इनिशिएटिव बताता हूँ, बिहार पुलिस का एक आपके ग्रुप्स चलते हैं जिसमें वो लोगों को साइबर अवेयरनेस के पोस्टर्स भेजते हैं ऑन डेली बेसिस, और जितने भी SHO के थाना है उन सब ने सारे लोगों को जोड़ रखा है कि इस तरह का जो भी मुहिम एक चला रखी है बिहार पुलिस ने, जिसके अंदर आप उनके साथ जुड़ के कॉलेजेस को, स्कूल्स को, सबको उन्होंने जोड़ रखा है, जहाँ पे वो आपको रोज एक जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं फ्रॉड के, कि फ्रॉडस्टर किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या फ्रॉड कर रहे हैं, उन चीज़ों से आप कैसे बच सकते हो, उन चीज़ों का कैसे। तो आप लोग भी उस ग्रुप में जुड़े ताकि आपको भी इस तरह की जानकारियाँ मिले। और जब इस तरह के पोस्टर्स और फोटोज़ आपके पास आए, आप उसको जितना पॉसिबल हो सके शेयर करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके एक शेयर से वो लोग जागरूक हो जाएंगे। ऐसे तो व्हाट्सएप पे आप हज़ारों वीडियोस शेयर करते हो, कई सारे वीडियोस आते हैं जिसमें आपको कोई मतलब, कोई सेंस नहीं है कि फलाने ज़माने में ये निकला था, चलाने में ये हुआ था, बट आप वो सब शेयर करते हो। इंस्टीड ऑफ दैट, इफ़ यू शेयर दैट पोस्टर, इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस टू टैकल द साइबर क्राइम। अगर इस तरह का कोई भी फ्रॉड हो रहा है या इस तरह के साइबर अपराधी हैं, इनको रोकना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है जागरूक बने। आप जब तक जागरूक नहीं बनेंगे, आप साइबर फ्रॉड के शिकार होते रहेंगे। वो माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, उनके तरीके अलग अलग, मोडस ऑफ ऑपरेंडी अलग अलग होंगे, बट उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी कमाई हुई जो इनकम है, जो पैसे आपके पास है, वही लेना है, ये है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो करते हैं, तो आपको फिर इस तरह की कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारी बातें हैं, चूंकि चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लगभग हर एज ग्रुप को छुआ। आपने बच्चों का भी नाम लिया, किसी एक सज्जन का मोबाइल खो गया था। ऑपरेशन मुस्कान बिहार सरकार की बहुत अच्छी पहल है, वहाँ जाएं और उस पोर्टल पे आप अपना ऑनलाइन FIR आप खुद ही दर्ज कर सकते हैं, उसके बाद वो खुद फॉलोअप हो जाएगा। एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जितने लोग बैठे हैं, सिर्फ यही जन आंदोलन का हिस्सा नहीं है, एक नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम अपने घर जाएं और जो भी 5-6 लोग हमारे घर के हिस्सा हैं, उन सबको इसकी जानकारी ज़रूर दें। हमें उम्मीद है कि आप सब ऐसा करेंगे। कितने लोग ऐसा करेंगे? जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इस आंदोलन को और भी सफल बनाएं। चूँकि समय की सीमा है, हम सबको यहाँ से जाना भी है और प्रभात खबर अखबार आज शाम को छपना भी है। मैं चाहूँगा कि इस सारे कार्यक्रम का स्वागत संबोधन हमारे रजिस्ट्रार साहब ने दिया। स्वागत संबोधन हम चाहेंगे कि बिहार के संपादक अजय कुमार, प्रभात खबर बिहार के संपादक आएँ और इस पूरे कार्यक्रम को बांधते हुए समापन संबोधन प्रस्तुत करें। ज़ोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। दरअसल हुआ ये कि हम लोग न्यूज रूम में जो शाम की मीटिंग होती है, उसमें हर दिन बैठना होता है। हमारे जो क्राइम के साथी हैं वो हर दिन डेटा ले आते हैं कि आज इतना साइबर क्राइम हुआ, इतना सारा पैसा चला गया, और अब तो वो बढ़ के डिजिटल क्राइम की ओर आ गया। एक दिन हमारे साथी ने बताया कि कैसे पटना के एक मोहल्ले में रहने वाली रिटायर्ड महिला प्रोफेसर, उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था और काफ़ी पैसा उनसे ट्रांसफ़र करवाया गया। तो वाकई आप सोचिए कि आपकी गाढ़ी कमाई
जीवन भर की। और वो कोई फ्रॉड, वो कोई अपराधी और आपसे वो पैसा बहुत ही कायदे के साथ, बहुत ही चालाकी के साथ, धूर्तता के साथ आपके साथ पेश आता है और वो ट्रांसफर करा लेता है। न सिर्फ इतना ही, बल्कि आपके निजी जीवन में आज जो हम लोगों ने जैकेट अपने अखबार का छापा है उसमें बताया है कि किस किस तरह के क्राइम हो रहे हैं। लेकिन ये अंत नहीं है और इसकी सीमा ये नहीं है। आप हर दिन देखते होंगे कि उनके ठगने का, उनके शातिराना अंदाज का तरीका बदलता जा रहा है। तो वह सतर्कता जब तक हम अपने भीतर, अपने जीवन में नहीं लाएंगे, मुझे लगता है कि वह संकट और यह खतरा पग पग पर, कदम कदम पर वो बना रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा डेटा कैसे लीक हो जाता है। आप ये बताएं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं, क्या पैसा देते हैं? नहीं देते हैं। लेकिन आपका डेटा वो अमेरिका के किसी सर्वर में चला जाता है सीधे, और वो पूरी दुनिया में घूम रहा होता है। तो ये जो राहत है हमारे जीवन का, एक आफत भी है। तो राहत और आफत, ये दोनों में संतुलन जरूरी है। इस राहत को अपने जीवन में, जो नई तकनीक है उसको एकदम अपनाना चाहिए, और नई तकनीक के बगैर हम लोग चल भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये कितना किया जाए, कितना इसका इस्तेमाल हो। 24 घंटे में कुछ तो रखिए कि 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पागलपन की हद तक हम लोग लगातार मोबाइल अपने हाथों में लेके और इसको स्लाइड करते रहते हैं। घर में आपस में हमने बातचीत करना छोड़ दिया है। भाई बहन एक ही कमरे में हैं, दोनों अलग अलग अपने मोबाइल पर लगे हैं। माँ बाप, माता पिता, पेरेंट, सब के सब, आप एक कमरे में 5 आदमी हैं, पांचों देखिए आपसी संवाद बंद हो गया है। तो यह एक सामाजिक संकट भी है। आपसी संवाद बंद होना एक सामाजिक संकट भी है, और ये खलल बन रहा है हमारे जीवन में। तो इसका इस्तेमाल बहुत ही कायदे के साथ और व्यवस्थित और संतुलित तरीके से करने पर मुझे लगता है कि तकनीक का भी इस्तेमाल होगा और जीवन में जो इसका बेजा दखल हो रहा है वो भी रुकेगा। दोस्तों, प्रभात खबर के इस आयोजन के लिए मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी हमारे साथ मंच पर साझा कर रहे हैं, रजिस्ट्रार साहब कर्नल कामेश जी, और हमारे एक्सपर्ट, हम सबका प्रभात खबर परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मुहिम में, इस अभियान में शुरू करने के लिए, इस अभियान को शुरू करने के लिए न सिर्फ अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, बल्कि अपना परिसर भी मुहैया कराया। और आप सभी अभिभावक जो प्रभात खबर की इस मुहिम में, हम उम्मीद करते हैं कि शामिल होंगे और दूसरे लोगों को भी सचेत करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार जी। हमें उम्मीद है कि यहाँ से काफ़ी लोग काफ़ी कुछ लेकर जाएंगे। हम चूँकि शिक्षण संस्थान है और आप एक अखबार के संस्थान, मीडिया संस्थान है, तो हम चाहेंगे कि आपकी कलम की नोक और भी तीखी हो और भी पैनी हो। एक छोटा सा स्मृति चिन्ह हमारी तरफ से हम चाहेंगे कि हमारे अतिथियों को यहाँ पर भेंट किया जाए। अपने साथियों को अनुरोध करूँगा कि सामने आएँ और अजय जी को एक स्मृति चिन्ह यहाँ पर सादर भेंट किया जाए। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे कुल सचिव कर्नल कामेश कुमार जी अजय कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए कि आपकी कलम की धार और पैनी हो और मजबूत हो। हमारे साथ मिथिलेश जी भी हैं, रंजीत प्रसाद सिंह भी हैं, उनको भी एक एक स्मृति चिन्ह वहाँ पर हमारे इधर अभिनव जी और श्यामनंदन यादव जी भी हैं। सर, आपसे भी अनुरोध है कि कृपया हमारा छोटा सा ये सम्मान स्वरूप ये भेंट स्वीकार करें और
अच्छी यादों के साथ यहाँ से हम रुखसत हों, ताकि हमारी जिम्मेदारी हमें का एहसास होता रहे हमेशा जब भी हम ये कलम देखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। याद रखिएगा कि हम सब मिलकर ही इस अपराध को, इस अदृश्य ताकत को ख़त्म कर सकेंगे। एक शेर के साथ इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।